हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का सीरीज चलाया हुआ हूँ, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का 10th सीरीज हो चुका है। वो हम लोग आपका केमिस्ट्री का आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु पार्ट 1 लेकर आए हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में ही बताया था कि अभी जो नॉन मेटल और मेटल आएंगे, इसमें आगे का जितने भी स्लाइड्स आएंगे, जितने भी सीरीज आएंगे, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अलग रहेगा। थोड़ा सा अलग क्या रहेगा कि इसमें टोटल कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। चाहे आपका वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो जाए, लेकिन कंप्लीट डालेंगे कि ताकि आपको एकदम कंप्लीट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं भी आपको खोजने का जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को, कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है और हम लोग आप लोग बहुत अधिक हमको प्यार दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह प्यार देते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग आगे चल के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और फिर आप लोग किसी भी प्रकार का आपको इशू होगा हमारे चैनल के रिगार्डिंग और इस स्लाइड के रिगार्डिंग, जो आपको किसी प्रकार का इशू होगा, या फिर आपको किसी भी कंटेंट पर यदि वीडियोस चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक खास करके साइंस में, तो आप उसको कमेंट माध्यम में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो लाकर जरूर दूंगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। धातु और अधातु का जो पहला चैप्टर है, इसमें क्या है, हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। धातु होता है क्या? धातु जनरली विद्युत का सुचालक होता है। अधातु क्या होता है? कुचालक होता है। धातु में क्या होता है? आवाज उत्पन्न होती है, कोई कठोर पदार्थ से टकराता है तो। और क्या है? विद्युत का सुचालक आपको बता दिए, आवाज आपको बता दिए। धातु प्राय कठोर होते हैं, पीटने पे आपको चादर के रूप में या फिर तार के रूप में खींच सकते हैं। धातुओं में ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं। धातुओं में एक चमक पाई जाती है। आप देखिएगा धातु अभी काटिएगा लोहा वगैरह को या तांबा को, देखिए एक चमक टाइप का आता है, वो क्या वो धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है जनरली। और धातु मुख्यतः आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये कुछ कुछ चीज है जो मैंने आपके साथ चर्चा किया। धातु आपके इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हम लोग इसके बारे में जब कंटेंट वाला वीडियो डालेंगे, तब आपको इस चैप्टर पे कंप्लीट हम लोग एकेडमिक टाइप का उसमें हम लोग कंटेंट को कंप्लीट करवाएंगे। आते हैं अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो आपका एसएससी सीजीएल और आपका जेएसएससी, आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड एनी अदर कंपटीशन एग्जाम, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। आप इसको जरूर देखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, कि धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसको क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। कोई भी जैसे मान लीजिए लोहा है, पीटे गए फैल दिया, और पीटे फैल गया, और पीटे फैल गया, पीटते जाएंगे बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, एक चादर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु का चादर के रूप में बदल जाना। ये गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। इंग्लिश से क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। ये आघातवर्ध्यता। सर जो हम लोग घर में जो उपयोग करते हैं, जो ऊपर छत में सीट के रूप में होते हैं, एस्बेस्टस होता है। एक आपका टीन का भी होता है, मतलब लोहे का भी या फिर टीन का होता है, जिसको हम लोग पतले पतले चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं। सर उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? उस गुणधर्म को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, मतलब आघातवर्ध्यता। और सर जो हम लोग तार में, जो विद्युत तार के रूप में हम लोग जो यूज़ करते हैं घरों में, बिजली आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी आदि चलाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम लोग, उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? उस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं तन्यता। तो सर ये मतलब धातु में ही ये गुण पाया जाता है। यस, अधातुओं में ये गुणधर्म नहीं पाया जाता है। आप एक क्वेश्चन पे, धातुओं की पतली चादरों के रूप में किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? मैं आपको बताया, ये इसको क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो आप ऑप्शन के साथ चले गए, आघातवर्ध्यता। यही वाला आपका यदि तार रहता, क्या रहता? तार रहता, कि तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। आघातवर्ध्यता का इंग्लिश क्या होता है? आपका मेलिएबिलिटी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। आपका तन्यता को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी, जिसको हम लोग पतले पतले तार के रूप में खींचते हैं। जैसे कि सोना जो सबसे अधिक तन्य धातु है, उससे क्या होता है, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार, सोच सकते हैं 1 ग्राम सोना और 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग खींच सकते हैं। कितना अधिक, सर्वाधिक जो पृथ्वी का जो सबसे अधिक तन्य धातु है, वो आपका क्या है? सोना है। ये चालकता में क्या होता है कि सर एक लंबा तार है, इधर बल्ब जला दिए, इधर बैटरी कनेक्शन कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होने लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ये बता दिए, इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, आघातवर्ध्यता। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? पतले पतले चादर के रूप में बदलते हैं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। सौर पैनल में, सौर पैनल क्या होता है? सौर सेल क्या समझ लीजिए। सौर सेल एक छोटा टुकड़ा है, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर
ये एक सोर्स सेल मानिए, और एक ये सोर्स सेल, फिर एक सोर्स सेल, और बहुत सारे सोर्स सेल को जब मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल को मिलाया जाता है तो सोलर पैनल बनता है, इंग्लिश से बताया मैंने आपको। जो मिलाया जाता है बहुत सारे सौर सेल्स को तो क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। और ये सौर पैनल जो बनता है, सौर पैनल को बनाने में, जोड़ने में जनरली इसका उपयोग होता है चांदी धातु का। यही कारण है कि सोलर पैनल अभी इतना महंगा है कि अभी तक हम लोग को जनजीवन में आम लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कारण क्या है, उस चांदी के यूज होने के कारण। अभी तक इसका अभी ऑप्शन आपको हम लोगों को मिला नहीं है। इस पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जिस दिन इस पे हम लोगों का ऐसा कोई धातु या ऐसा कोई आपका तत्व मिल जाएगा कि सोलर पैनल बनाने में सस्ता पड़ेगा, फिर हमारे लिए जो आपका जो ऊर्जा की जो मांग है, जिसमें हम लोग कोयले पे निर्भर रहते हैं, जिसको पेट्रोल डीजल पे निर्भर रहते हैं, उस पर निर्भरता कम हो जाती है। निर्भरता कम हो जाएगी और फिर हम लोग किस पे चल जाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर। एक्चुअली में क्या है, सूर्य कभी तो आपका डूबेगा नहीं। जनरल कंडीशन में वो 5 करोड़ वर्ष जो उम्र दिया गया है वो एक अनुमान के आधार पर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका उपयोग हम लोग बृहद तौर पे करेंगे। फिर ऊर्जा की जो निर्भरता हम लोग को जो दूसरे ऊर्जा स्रोत पे है वो कम हो जाएगी। ये क्रांतिकारी कदम होगा। जनरली अभी क्या इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सोलर पैनल में किसका यूज करते हैं, सिल्वर का। किसका यूज करते हैं, सिल्वर का। तो आपका हो गया क्या, सिल्वर। गोल्ड होगा नहीं, प्लेटिनम होगा नहीं, कॉपर आपका होगा नहीं। कॉपर का यूज हम लोग तार बनाने में करते हैं, गोल्ड का आभूषण बनाने में करते हैं। इस प्रकार आपका ये ऑप्शन 4 के साथ गए। कौन सी धातु कमरे के ताप पर, यहाँ पूछा जा रहा है धातु, और कमरे के ताप पे द्रव। याद रखिएगा धातु जो है, जनरली धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक धातु है जो आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या है, पारा। ये धातु होने के बावजूद भी, ये धातु जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये धातु होने के बावजूद भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सर ब्रोमीन भी तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये एक अधातु है। ये क्या है, अधातु है। ये सल्फर आपको पता है, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है SO2, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा का कारण, इसके कारण लोग एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़े। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कौन सा, ये FO/QR आपका, इसको इसमें देखिए, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। जनरली विद्युत का सुचालक अधातुएं होती है। अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है, अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक है, मतलब ऐसा कोई अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऐसा धातु क्या है, ये आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु है, ये कार्बन का अपरूप है, अधातु है। जनरली विद्युत का कुचालक होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन केस में है। इसलिए ये ग्रेफाइट जो होता है, जो हम लोग पेंसिल में, जो हम लोग जिस पेंसिल का नोक से जो लिखते हैं ना, वही ग्रेफाइट का बना होता है, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। क्या है सर, अधातु होने के बावजूद भी सुचालक है। यस, वो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक है। ये आपका ऑप्शन हो गया। कॉपर क्या है, कॉपर धातु है, विद्युत सुचालक तो है लेकिन धातु है। पूछा क्या जा रहा है, अधातु के बारे में, ये आपका होगा नहीं। हीरा क्या है, प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। ये भी कार्बन का आपका अपर रूप है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। सल्फर के बारे में आपको अभी हम बताएं, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वो जनरली जो अम्लीय वर्षा होता है उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। सर सिर्फ सल्फर का डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड भी। आगे आते हैं, कौन सी अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। कौन सी अधातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है, आपका लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का हम लोग माचिस में उपयोग करते हैं, आप लोग देखे होंगे। क्या उसको पानी में डुबाकर रखा जाता है, नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। सल्फर वाला आपको बताए थे, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है, अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। सर आपने तो बताया था कि धातुओं में चमक पाई जाती है, और आपने बताया था कि अधातुओं में चमक, मतलब नॉन मेटल में चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन केस में है। आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी उसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्या आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये श्वेत फास्फोरस है, जो व्हाइट फास्फोरस है, इसको हम लोग, ये अधातु है और इसको हम लोग पानी में डुबोकर रखते हैं। पानी में डुबोकर इसको हम लोग रखते हैं, क्यों, ये आग पकड़ लेगा। इस आग पकड़ने से बचने के लिए इसको हम लोग पानी में डुबाकर रखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग चलेंगे। आते हैं अगला नंबर ऑप्शन में। अगला नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सी धातु विद्युत तार के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कौन धातु का हम लोग विद्युत तार के रूप में, हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं, और किसका करते हैं, कॉपर का करते हैं। जनरली हम लोग घर में किसी का, एल्युमिनियम और कॉपर का, तांबा का तार देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं एल्युमिनियम कहीं पर है क्या, नहीं। तांबा आपका कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है। मैग्नीशियम का तार का उपयोग करते नहीं, कैल्शियम का तार का उपयोग करते नहीं, लेड का तार का, लेड जैसे ही जनरली विद्युत का कुचालक, इसका उपयोग तो हो ही नहीं सकता है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कौन सी धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट
चैप्टर में ही मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला के साथ कौन सा चूर्ण बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है। किसका चूर्ण बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास का जो केमिस्ट्री का उसमें हमने चर्चा किया था। आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये आपका ऑप्शन हो गया सही। आगे आते हैं, ये आपका ऑप्शन, ये तीनों आपका होगा नहीं। आगे आते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, किससे, किससे अभिक्रिया करता है, तो आपका सोडियम और पोटेशियम धातु आपका ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। आपका भाप के साथ कौन अभिक्रिया करता है सर, भाप के साथ आपका एल्युमिनियम करता है, आयरन करता है, जिंक करता है। ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ। गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है सर, गर्म जल के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम करता है। ये आप समझ गए। ये ऑप्शन आपका क्यों नहीं होगा, ये हो गया। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आपको ये पता है। ये ऑप्शन क्यों होगा, आपको पता है कि सोडियम और जो पोटेशियम होता है, ये जो ठंडे जल के साथ आराम से रिएक्शन करता है। कौन कौन, सोडियम और कौन, पोटेशियम। ये क्या हो गया, सोडियम, ये क्या हो गया, पोटेशियम। तो पोटेशियम का के लिखे, के फॉर कैलियम होता है, इसका वो लैटिन नाम है, और Na फॉर नेट्रियम होता है, उससे ये सोडियम पड़ा है, वो सब लैटिन वर्ड है। यही कारण है कि ठंडे जल से भी गिरा करता है, तब ना हम लोग साबुन और मार्जक में इसका उपयोग करते। आप लोग देखे होंगे कि साबुन बनाने में सोडियम का और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या बोला जा रहा है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण। हाँ, हमारे जो प्रकृति में जो भी धातु मिलता है, जनरली सोना और चांदी के बारे में हम लोग पता है कि वो स्वतंत्र अवस्था पाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में उसमें अशुद्धि होती है। उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग वही पूछ रहा है कि परिष्करण, परिष्करण मतलब समझ में आ गया ना, कि एकदम पूरा रिफाइन करना है। तो परिष्करण में किस विधि का उपयोग किया जाता है, चुंबक द्वारा करेंगे क्या, चुंबक इसको खींचता है क्या, नहीं, ऑप्शन आपका होगा नहीं। चुंबक द्वारा किसी भी हम लोग आपका धातु को हम लोग शुद्ध नहीं करते हैं, उसको कोई चीज़ को खोजने में लोग उपयोग करते हैं। चुंबकीकरण विधि वाला में क्या होता है, यदि कोई आपका मिश्रण में आपका लोहा वाला पदार्थ मिल गया तो चुंबक लाया कि हम उस लोहा वाला पदार्थ को छांटते हैं, वो इसमें परिष्करण का कोई ये नहीं है। ये अपचयन क्या है, अपचयन वाला अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई धातु का ऑक्साइड को, उसमें यदि सिर्फ ऑक्साइड को हटाना है तो हम लोग उसमें अपचयन विधि लगाते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग सिल्वर और गोल्ड का, जनरली क्या होता है, जो नीचे की जो धातुएं हैं जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, मतलब ना के बराबर, वैसी धातुओं का जो परिष्करण, मतलब हम लोग प्यूरिफिकेशन या फिर आपका रिफाइंड करते हैं, हम लोग उसको करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। उसका पूरा नाम क्या है सर, विद्युत अपघटन के द्वारा परिष्करण करते हैं क्या, हाँ, उसी का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। उसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन का लेते हैं उपयोग, उसमें एनोड कैथोड का यूज करते हैं और उसका हम लोग शुद्ध धातु को फिर हम लोग प्राप्त करते हैं, अशुद्ध धातु को लगाकर। वो हो गया सर। ये अपचयन वाला में आप और एक चीज है कि ये कौन सा है, जनरली क्या होता है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे कम वाला बता दिए विद्युत अपघटन परिष्करण विधि। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, उसका जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे सर, उसके लिए आपका आता है विद्युत अपघटन अपचयन विधि। विद्युत अपघटन अपचयन विधि इसका पूरा नाम है। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना, उसको हम लोग जो परिष्करण करते हैं वो विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा उसका उपयोग करते हैं। तो ये आपका 3 ऑप्शन क्यों ना मैंने आपको समझा दिया, और आपका बी ऑप्शन क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु को निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया था। नीचे वाला धातु, नीचे वाला धातु क्या होता है कि जनरली वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, उसको सिर्फ गर्म करके ही ना, उसको सिर्फ गर्म करके ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाला धातु क्या हो गया आपका HgO, इसको सिर्फ हीट दे दो, क्या दे दो, हीट दे दो, तो क्या बन जाएगा आपका Hg, क्या बन जाएगा Hg, और क्या बन जाएगा आपका O2। हमको मिला क्या नहीं, आपको हमको मिला क्या नहीं मरकरी, सिर्फ क्या किए गर्म किए, ऑक्सीजन अलग हो गया क्या नहीं। तो ये आपका हम लोग जो नीचे का धातु का है सिर्फ गर्म करके हम लोग उसके ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके हम लोग क्या कर लेते हैं, निष्कर्षण कर लेते हैं। किसको, धातु को, धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके निष्कर्षण कर लेते हैं। आपका धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सक्रियता श्रेणी में जो बीच में जो आता है, बीच में जो आने वाली धातु है उसका निष्कर्षण किया जाता है। किसके द्वारा निष्कर्षण, हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। धातु के ऑक्साइड में बदलकर, धातु के ऑक्साइड में बदलकर, ये आपका नीचे वाला था कि धातु ऑक्साइड में बदलकर हम लोग गर्म करते हैं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, सर ये वाला समझा दिए। देखिए धातु का ऑक्साइड क्या हो गया, जो बीच वाला धातु है, बीच वाला धातु क्या है, जिंक है, इसका कोई ऑक्साइड को पकड़ते हैं। ये जनरली जो जिंक के जो ऑक्साइड है ये आपका कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है।
जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सर ये जिंक कार्बोनेट इसको गर्म कीजिएगा, हाँ, लेकिन सीमित वायु में। जनरली क्या होता है कि आपका जो बीच वाले जो धातुएं हैं, या तो वो सल्फर के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर वो कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो सल्फर मतलब जो सल्फाइड के जो फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें जो हम लोग गर्म करते हैं उसको अधिक वायु की उपस्थिति में करते हैं, सल्फाइड है इसको सल्फाइड है इसको कितना में, अधिक वायु में गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन से मिलकर फिर वो धात्विक ऑक्साइड में चेंज होता है। लेकिन जो आपका जो कार्बोनेट है उसको क्या करते हैं, सीमित वायु में। जनरली इसमें आपका ऑक्सीजन है आगे से, इसलिए इसको हम लोग सीमित वायु में जब गर्म करते हैं तो आपका टूट जाता है जिंक ऑक्साइड में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये धातु ऑक्साइड मिल गया। अब इस जिंक ऑक्साइड को हमको धातु प्राप्त करना है, ऑक्साइड प्राप्त नहीं करना है। अब इसको कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन। अपचयन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन को छीन लेना। ऑक्सीजन को छीन लिया तो क्या बच जाएगा, Zn, और क्या बच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। हमको क्या चाहिए था, जिंक। आगे क्या था, जिंक कार्बोनेट, मिल क्या गया, जिंक। हमको ये तो चाहिए था धातु। विधि क्या अपनाए कि सर आगे ऑक्साइड में बदले, फिर आपको कार्बन से अपचयन किए। अब देखते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर हम लोग जो सक्रियता श्रेणी में जो बीच की जो धातु है उससे हम लोग क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। ये ऑप्शन आपका हो गया, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे। अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह होती है चमकदार होती है। जब वो प्योर रहता है तभी वो चमकदार रहता है, जब उसमें अशुद्धियां आने लगती है तो उसकी चमकदार खत्म हो जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ये चमकदार हो जाएगा। मलिन आपका होगा नहीं, यह अशुद्ध रूप में होता है। चमकदारहीन, चमकदारहीन मतलब उसमें चमक नहीं हो, ये कब होता है, यह अशुद्ध रूप में होता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं, सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन होता है, सबसे अधिक मेलिएबिलिटी होता है, तो आपका सोना और चांदी। यही कारण है कि देखिएगा कि सोना जो आपका एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ, और जनरली होता भी है कि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। उसी प्रकार चांदी जो होता है ना, चांदी को भी हम लोग बहुत पतले पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं। यही कारण लिखा हुआ है कि सोना और जो चांदी होता है ना, जनरली सोना और जो चांदी होता है जो सबसे अधिक आघातवर्धक धातु होता है। सोना और चांदी का ऑप्शन कहाँ लिखा, ऑप्शन आपका AU और AG। AU फॉर ऑरम, AG फॉर अर्जेंटम। ये आपका लैटिन वर्ड है। आपका कॉपर और आपका ये होगा नहीं, क्या कॉपर से ज़्यादा ये आपका गोल्ड होता है। जिंक और गोल्ड लिखा हुआ, उससे ज़्यादा आपको सिल्वर होता है, आपका ऑप्शन होगा नहीं। आयरन वाला आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये मैंने आपके साथ चर्चा किया क्वेश्चन नंबर 13 को। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही पूछा जा रहा है। सही देखते हैं। लेड और मरकरी उष्मा के चालक है। लेड और मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, कोई चालक होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन का जो आपका ये ऑप्शन है, ये क्या है, गलत है। 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर, अभी मैंने आपको बताया कि 2 किलोमीटर। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को आघातवर्धक कहते हैं। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पतला पतला तार खींचेंगे क्या हो जाता है, तन्यता। जो धातु एक कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं, और सोनोरस का हिंदी होता है ध्वनिक। याद रखिएगा, यही कारण है स्कूल में जो घंटियां बनाई जाती है ना, ये इसी सोनोरस, इसी ध्वनिक गुण के कारण। यदि हम लोग स्कूल में घंटी बजाते तो आवाज ही नहीं करता था, हम लोग घंटी बजाने का कोई मतलब रहता नहीं रहता। यही कारण है, इसी गुणधर्म के कारण जो घंटियां जो बजाई जाती है मंदिर में, आप देखिएगा, आप स्कूल में देखिएगा, यही कठोर सतह से आप टकराइए आवाज उत्पन्न होगा। कौन, धातु। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 क्यों नहीं सही हुआ, ये मैंने आपके साथ चर्चा किया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, लोहा आप जान रहे हैं, इस्पात भी आप जान रहे हैं कि बहुत बहुत बड़े बड़े इस्पात संयंत्र है, जैसे कि आपको BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ आपका इंडिया लिमिटेड का आपका है, जिसमें आप लोग का ये खास करके स्टील का ये मतलब इस्पात का उत्पादन होता है। तो जंग से बचाने के लिए आप उसमें से किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोहा इस्पात के ऊपर में शीशा का परत चढ़ाएंगे तो आपका क्या जंग से बचेगा, नहीं। सोना का परत चढ़ा सकते हैं। आपको मालूम चलेगा कि 10 रुपए का आपका या 20 रुपए का आपका लोहा है और 20,000 रुपए का आपका उसको पेंटे करने में लगेगा, आपका ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तांबा का परत चढ़ाते नहीं है, तो आपका जस्ता का परत चढ़ाते हैं। और याद रखिए, कभी भी धातु के ऊपर में जनरली आपका लोहा या फिर आपका इस्पात के ऊपर में जो जस्ता का परत चढ़ाते हैं, इस विधि को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं, जस्तीकरण। सर इसका और भी कोई नाम है, यस, इसका नाम को हम लोग कहते हैं यशद लेपन भी कहते हैं। लोहा के ऊपर में किसका परत चढ़ाना, जस्ता का परत, तो ये आपका यशद लेपन। और इसी का इंग्लिश नाम है आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है, गैल्वेनाइजेशन। तो आपको नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है
कि लोहा के ऊपर में जस्ता का परत चढ़ा दिए। काहे चढ़ाएं सर? जंग से बचाने के लिए। जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? जंग लगने से आपका जो धातु का जो चमक है वो खराब हो जाएगा। सर जंग लगने से और कुछ भी होता है कि हाँ, आपका धातु का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा सर? दूसरा क्या हो सकता है? धीरे धीरे वो आपका जो आप जितना आप जैसे मान लीजिए 10 कोई एक आपका धातु का आपका लोहे का यदि आपका 20 मीटर का पोल है, वो आपका धीरे धीरे जंग लगेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस यही सब चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इजस्तीकरण करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इधर विचार करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चीज़ पे आप लोग को जितना भी मैंने आपको पॉइंट आउट आपको मैंने बताया, आप कोशिश कीजिएगा उसको आप एक कॉपी में पॉइंट करने के लिए, आपको लिखने के लिए, ताकि आपको फिर से आपको उसके लिए वीडियो देखना ना पड़े। लिखा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नहीं, अधातु होते हुए चमकीला सर आपने तो आयोडीन बताया था, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। आयोडीन अधातु द्रव होती है। आयोडीन धातु नहीं, ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में होती है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। आगे आते हैं अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होता है। हाँ, अधिकांश जो धातु का ऑक्साइड होता है ना वो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन अपवाद है। अपवाद में आपका क्या आ जाता है? आपका पोटेशियम और सोडियम। ये पोटेशियम और जो सोडियम, ये जो दो धातुएं हैं, ये जनरली जल में इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी धातु का ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील जनरली नहीं होता है, इसलिए लिखा हुआ अधिकांश, इस वर्ड का यूज किया गया इसलिए। तो अधिकांश धातु का ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। कार्बन के अपरूप हीरा विद्युत का सुचालक होता है। नहीं, कार्बन के अपरूप जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वो प्रकृति में सबसे अधिक कठोर तत्व है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ लिखा हुआ है? केवल सी। ये हम लोग सी के साथ गए। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया है? ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों सभी क्रिया करके लवण अवजल बनाता है। इससे पीछे का वीडियो मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, जिसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है क्या? यदि अम्ल सभी क्रिया करेगा तो क्षार वाला गुण दिखाएगा, क्षार सभी क्रिया करेगा तो अम्ल वाला गुण बताएगा। सर उभयधर्मी इसीलिए बोलते हैं, दोनों का गुण दिखाता है, इसी के कारण हम इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इसको जो अम्ल और क्षारक दोनों सभी क्रिया करके क्या देता है? लवण एवं जल। सर इसका कुछ नाम आप बता दीजिए ना सर। ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया सर? लेड ऑक्साइड हो गया, और किसका ऑक्साइड हो गया? जिंक ऑक्साइड। ये जो तीनों है ना, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये आपका अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का गुणधर्म को दर्शाता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, आपको ये क्वेश्चन का जब स्लाइड का हम लोग कंप्लीट करेंगे तब आपको एक अभिक्रियाशीलता का श्रेणी, हम लोग इससे पीछे स्लाइड में भी जो वीडियो था आपका अम्ल क्षार लवण, उसमें भी हम लोग इसको दिखाए हैं, आप उससे देख सकते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका होता है पोटेशियम, उसके बाद कौन होता है? सोडियम, उसके बाद कौन होता है? कैल्शियम, उसके बाद कौन होता है? मैग्नीशियम। इस तरह जो अभिक्रियाशीलता जो है वो घटती जाती है, मतलब अवरोही क्रम में नीचे की ओर जाती है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? इस चारों में पूछा जा रहा है, इस चारों में। तो चारों में आपका देख लीजिए, आपको सबसे पहले आपको पोटेशियम दिख ही गया, तो इससे अधिक अभिक्रियाशील आपका है नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड सूत्र क्या लिखा हो? Al2O3 ये आपका बॉक्साइड का फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मतलब उससे इससे निकाला जाता है, इस बॉक्साइड से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? आपका एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड का अयस्क है, बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। ये आपका आयरन होगा नहीं, तांबा आपका होगा नहीं, टीन आपका होगा नहीं। जनरली आयरन को हम लोग मैग्नेटाइट से निकालते हैं, हेमेटाइट से निकालते हैं। आपका ये तांबा जो है ये आपको कॉपर ग्लांस से निकालते हैं। इस प्रकार ये मैंने आपको कुछ आपको बताया जिसको हम लोग निष्कर्षण करते हैं उसके अयस्कों से। निम्नलिखित में से असत्य है कौन सा? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? असत्य मतलब गलत बोला जा रहा है, तो गलत देखते हैं कौन सा है, चारों को पढ़ते हैं आगे। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा एवं मतलब चांदी और तांबा मिलाया जाता है, ये भी सही है। शुद्ध सोना जो होता है ना वो जनरली हम उसको कठोर बनाने के लिए, 24 कैरेट में क्या होता है? वो बहुत मुलायम होता है। 24 कैरेट में क्या होता है? मुलायम। उसको कठोर बनाने के लिए वो जनरली 22 कैरेट का रखते हैं हम लोग, और 2 कैरेट होता है या तो तांबा या तो चांदी मिलाते हैं। क्यों?
कठोरता प्रदान करने के लिए। इसका मतलब सर हम लोग जो कान में पहनते हैं, मम्मी लोग आपके दीदी लोग जो पहनती है वो क्या 24 कैरेट का नहीं होता है? सर दुकान वाला तो बोलता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, नहीं, वो एक्चुअली में 22 कैरेट होता है। 24 कैरेट का सोना पहना ही नहीं जा सकता है, समझ गए? तो आपका ये बता दिए कि मिलाया जाता है किसके लिए? मजबूती के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का? 22 कैरेट का। मैंने आपको बताया 1 ग्राम सोना 3 किलोमीटर, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। पूछा जा रहा था कौन सा कथन असत्य है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आप हम लोग ये ऑप्शन के साथ हम लोग टिक आउट करेंगे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया था? मैंने अभी आपको बताया था, मैग्नेटाइट, ये आपका ऑप्शन होगा। कॉपर ग्लास से किसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं? कॉपर का। क्रायोलाइट से सर किसका आप करते हैं? और बॉक्साइट से। ये जनरली ये जो क्रायोलाइट और जो बॉक्साइट है इससे हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। एल्युमिनियम का ये दोनों अयस्क है। ये मैंने आपको समझा दिया। 21 नंबर आते हैं, 22 नंबर आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर कहाँ रखा जाता है सर? ये तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए हाँ, इसी खुले में रखने पर आग पकड़ ले। देखो वो चीज आपका लिखा हुआ है, मतलब अच्छा सर ये आपको लिया और नीचे कारण दिया हुआ है, लिखा हुआ है कथन और कारण। ए और बी दोनों सत्य तो है, बी ए का सही व्याख्या नहीं करता। अच्छा सही व्याख्या तो कर ही रहा है सर, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या होता है? गलत है। ए और बी दोनों सत्य है, बी ए का सही व्याख्या करता है। अच्छा यही तो है सर कि बी जो है ना वो ए का सही प्रकार से आपको व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि इसी के कारण हम इसको डुबा कर रखते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्या कि ए सत्य है बी असत्य लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन होगा इस तरह करके, नीचे वाला भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। एनोडीकरण। एनोडीकरण सर आपने तो हल्का सा बताया था, एल्युमिनियम के ऊपर में मोटी परत, किसकी मोटी परत? ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। तो देखते हैं सर एनोडिडाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है सर? एनोडाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ लिखा हुआ है। जो क्या बोलते हैं सर? एनोडीकरण। अब क्या होता है सर? एल्युमिनियम धातु के ऊपर में मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये क्या ऑक्सीजन की परत बनाने क्या है? ये धातु के ऑक्साइड का परत, ऑक्साइड नहीं, इसका ऑक्साइड सर एल्युमिनियम का ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया, आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये धातु के ऊपर चढ़ने वाले जंग की परत हटाने की प्रक्रिया है, नहीं। ये क्या है सर? ये एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत हटाने की प्रक्रिया, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। जनरली क्या है कि जो तीनों धातुएं इतनी मुलायम होती है कि आप उसको चाकू से कट कर सकते हैं। कारण क्या दिया है? सोडियम, लिथियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। देखो काटा जा रहा है, इसका कोई रिलेशन नहीं, गलनांक और आपका घनत्व कम होता है। इसका अलग रीजन है, उसका अलग रीजन है। गलनांक कम होता है मतलब ये कम ताप पे फटाक के गल जाएगा, लेकिन काटने का कोई इससे रिलेशन नहीं है, मतलब व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं। ए और बी दोनों सत्य है, सत्य तो है, लेकिन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सही बात है, ये आपका ये जो है ना ये इसका सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आपका ये ऑप्शन गए। ए और बी दोनों सत्य नहीं, सर दोनों सत्य था, ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं 25 में लिखिए तो कौन सा गलत उत्तर, मतलब आपको गलत चुनना है, किसमें से कौन सा गलत है। जब पढ़ते हैं आगे, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होती है। जनरली क्या होता है, एक चीज़ आप जान जाइए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो धातुएं होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके जनरली हाइड्रोजन गैस देता है, धातु प्लस अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब सर ये आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देते रहेगी। ऑक्सीजन जब देते रहेगी तो आपका बगल में क्या बना हुआ था? जनरली हाइड्रोजन बना हुआ था, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यही कारण है कि कोई भी धातु जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपका हाइड्रोजन गैस ना बनाकर क्या बना देती है? जल। लेकिन आपका दो धातु है मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद भी वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये दो अपवाद है, मैग्नीशियम और कौन? मैंगनीज, याद रखिएगा। बाकी जितने भी धातुएं हैं यदि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब सर ये जल बनाती है। सर तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बनाएगी, ये आपका HNO3 के साथ ये रूल नहीं लगता है। कब बनाएगी? जब ये मैग्नीशियम और मैंगनीज से अभिक्रिया करेगी तब। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। यस, आगे देखते हैं। रॉयल जल, रॉयल जल क्या है सर? इसका लैटिन वर्ड आपको मिलेगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? ये आपका हमारे पेट में जो पाए जाने वाला अम्ल है, तो कौन सा पाया जाता है? HCl। और कौन सा अम्ल सर? तो आपका एगो HCl पेट में पाए जाने वाला और दूसरा नाइट्रिक अम्ल।
ये 3 अनुपात में और ये 1 अनुपात में, ये 3 अनुपात में और ये 1 अनुपात में मिलकर क्या बनाता है, एक्वा रेजिया, जो रॉयल जल का लैटिन नेम है। इसमें क्या बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का 1:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1:3 होता है क्या, 3:1, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। वही पूछ रहा था इसमें से कौन सा गलत होता है, ये आप चुने। मतलब हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ऑप्शन ये ऑप्शन कहने को देख लेते हैं। कॉपर तनु एस्टर के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हाँ, कॉपर जो होता है ना वो तनु एस्टर से अभिक्रिया नहीं करता। कारण क्या है, जो कॉपर है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, हाइड्रोजन। यही कारण ये अपने को क्लोरीन को छोड़ने नहीं देता, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। सर इतना सारा चीज बताया हम लोग समझ नहीं। आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखिएगा, हमारे इससे पीछे का वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या बोल रहा है, असंतुलित समीकरण है। इसमें से आपको देखना है कौन सा संतुलित है। देखते हैं फटाक के। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, देखिए एल्युमिनियम आगे 2 है नहीं, ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर कितना है 2, 3 2 5, ऑक्सीजन 5, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 2 4, एल्युमिनियम ऑक्साइड गिन दिए। अब Na देते हैं, Na कितना 2, Na कितना 2, ये हो गया। ऑक्सीजन गिन दिए, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन 2 देते हैं, हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, हाइड्रोजन 2, मतलब ये ऑप्शन आपका ये संतुलित है, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार इसको भी देखिएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं इसको, इसमें कैल्शियम 2, कैल्शियम यहाँ पर 1, अच्छा ये आपका असंतुलित है। ऊपर का भी देख सकते हैं आप, आयरन 2, आयरन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, ये आपका संतुलित है। इस प्रकार ऊपर का ऑप्शन 3 होगा नहीं, आपका नीचे का ऑप्शन 1 आपका असंतुलित है, उसके बारे में पूछा गया था। इसलिए संतुलित असंतुलित करने वाला आप एकदम जरूर देख लीजिएगा। अक्सर आपका एसएससी सीजीएल, आपका झारखंड एंड बिहार पॉलिटेक्निक एंड आपका रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप एकदम भूलिएगा नहीं, संतुलित करने वाला जरूर देख लीजिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अच्छा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण अभी तो आप बता रहे थे सर, मैग्नेटाइट वाला बता रहे थे, कॉपर ग्लांस वाला बता रहे थे, क्रायोलाइट का बता रहे थे, बॉक्साइट का बता रहे थे। यस यस, का निष्कर्षण और उसका परिष्करण मतलब शुद्धिकरण, जो रिफाइन करके उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं धातु कर्म। याद रखिएगा, जो हम लोग जो भी अयस्क है उसका हम लोग अयस्क से धातु को निकाले, धातु प्योर हुआ नहीं, वो ऑक्साइड के रूप में या फिर कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में पाया था। अब उसको जो परिष्कृत करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, उस विधि को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं, धातु कर्म। ये ज्ञान क्या है, जो अशुद्धि पाया जाता है वो वाला है। अशुद्धि जो पाया जाता है धातुओं में, उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। धातु निष्कर्षण क्या है, धातु निष्कर्षण क्या है, अयस्क से धातु को निकालना धातु निष्कर्षण कहलाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन आपका, ये 3 को आपका होगा नहीं, ऑप्शन आपका जो होगा आपको मैंने ये आपको टिक आउट कर दिया। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे 29। हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे है। यदि इसके रिगार्डिंग कहीं पर भी आपको इश्यू है आप जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। निम्नलिखित पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग। धातु की ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण करते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है। गर्म करने पे आयरन और कॉपर का दहन होता है, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, आयरन और कॉपर का दहन होता है, आयरन और कॉपर का चूर्ण होता है ना, वो दहन होता है। गर्म करने पे नहीं, जलाने पे। सिर्फ गर्म करने पे आयरन जलने लगेगा, नहीं। सिल्वर और गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो बहुत अधिक अनअभिक्रिया है, मतलब जल्दी अभिक्रिया किसी से करते नहीं है, ये आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो आपका ऑप्शन गलत है। आगे हो गया, एल्युमिनियम पर मोटी, ये वाला मोटी आपका है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडाइजेशन। आपको बताए थे एनोडीकरण, ये आपका ऑप्शन सही है। अब आता है क्या क्वेश्चन पूछा गया, सही कथन। सही कथन कौन सा, ऑप्शन 4, तो केवल आपका डी, ये आपका ऑप्शन हो गया। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कार्बोनेट अयस्क के निष्कर्षण, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी। कार्बोनेट अयस्क से धातु होगा, ये धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क समझाइए तो, जैसे कार्बोनेट अयस्क आपका ZnCO3, इसको निकालना है तो क्या करेंगे सर, क्या निकालना है, इस धातु को निकालना है तो क्या करेंगे, सीमित वायु में गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, और क्या बनता है सर, CO2। ये जो प्रक्रिया होता है ना, ये जो प्रक्रिया है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में जो गर्म करने की जो विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन का हिंदी में नाम क्या है, निस्तापन। ये क्या है, भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क में, ये आपका होगा नहीं। विद्युत अपघटनी परिष्करण आपको बताए थे कि जो नीचे वाली धातुएं होती है उसमें अशुद्धियाँ होती है, उसको निकालने का जो परिष्करण करने की विधि होता है
उसको विद्युत अपघटन परिष्करण कहते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आपके अंदर में यदि कामयाब होने का जुनून है कि हमको कामयाब होना है, हमको सक्सेस होना है, फिर चाहे कोई भी मुश्किलात आ जाए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आपके अंदर वो जुनून है ही नहीं, हम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तब आप फेल हो जाएंगे। फिर आपका जो बीच का जो आपका वो जो सफलता होने का जो रेट है वो आपका कम हो जाएगा। इसीलिए आप बस इसके लिए आपके अंदर में जुनून होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है। आज जो दशरथ मांझी ने वो जो दशरथ मांझी जो द्वार बना है, उतना जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, क्या कारण था? क्या कारण था? उसके अंदर में एक जुनून था। उसके अंदर में क्या था? जुनून था, इसको काटना है तो काटना है, और उन्होंने काट के दिखा दिया। जब वो उतने बड़े पहाड़ को काट सकते हैं, हम लोग को तो बस पढ़ना है, हम लोग एकदम हंसते हुए कर सकते हैं और आराम से। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो किसी इंसान से हुआ नहीं है। जिन्होंने चाह लिया वो हो गया, जिन्होंने नहीं चाहा वो कभी कर नहीं सके। ये हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों के साथ मोटिवेशनल बातें की है कि ताकि आप लोगों का एनर्जी बरकरार रहे। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। इस स्लाइड में हम लोग मात्र और 5 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, सिल्वर की वस्तुएं किससे अभिक्रिया करने के पश्चात काली हो जाती है। अच्छा, सिल्वर वाला सर, सिल्वर वाला में जनरली क्या होता है, जो सिल्वर होता है ना, वो सल्फर से अभिक्रिया करने के बाद, ये अभिक्रिया करने के बाद Ag2S बना देती है। यही सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण जो सिल्वर की जो धातुएं होती है वो क्या हो जाती है, वो काली हो जाती है। क्या हो जाती है? तो काली। किसके कारण? सल्फर के कारण। तो यहाँ पर आपका सल्फर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन के साथ चले गए। आते हैं अगला, शुद्ध लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन कितना मिलाया जाता है। जो शुद्ध लोहा को जो शुद्ध लोहा होता है ना, वो नर्म होता है, एकदम नर्म होता है। वो आपका आकार जो मान लीजिए सीधा किए हैं, तो यदि उसमें हीट पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका आकार विरूप हो जाएगा। विरूप मतलब क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा अपने आप। तो उसको हम लोग मजबूत बनाने के लिए उसमें 0.05% क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। याद रखिएगा, क्या करने के लिए, तो हम लोग लोहे को मजबूती प्रदान करने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। आते हैं 33 में, लोहा एवं इस्पात को जंग सुरक्षित रखने के लिए। जंग सुरक्षित करने के लिए सर आपने तो बहुत सारा उपाय बताए थे, ग्रीस लगाना, एनोडीकरण, क्रोमियम, आपका क्रोमियम लेपन हो गया, और सर बहुत सारे गैल्वेनाइजेशन हो गया। ये क्या है सर? इसमें लिखा हुआ जस्तीकरण, इसमें लिखा हुआ यशद लेपन, ये लिखा हुआ गैल्वेनाइजेशन। आपने इसके पीछे के स्लाइड में बताया था ये तीनों चीज एक ही चीज है। एक ही चीज क्या है सर? लोहा या इस्पात के ऊपर में जस्ता चढ़ा देंगे, जस्तीकरण हो गया, उसी को यशद लेपन, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब इनमें सभी होगा, इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये हो गया 33। आते हैं 34 पे, जिस मिश्र धातु में एक धातु पारद हो, एक धातु पारद हो, इससे एक उदाहरण दिए सर, जैसे HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। HGS में देखिए, इसमें एक धातु क्या है, इसमें एगो क्या है, एगो आपका पारा है। क्या है? पारा। क्या है आपका? पारा है। ये पारा होने के कारण ये जो मिश्र धातु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अमलगम बोलेंगे। तो सोल्डर भी मिश्र धातु है, हाँ सोल्डर भी मिश्र धातु है, लेकिन सोल्डर जो आपका है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। किसका है? सीसा और टीन को मिला दीजिएगा तो वो आपका सोल्डर बन जाएगा। ये सब लेपन आपको बता चुके, इसके पीछे में संक्षारक क्या होता है आपको बता चुके थे कि अम्ल और क्षारक की जो प्रकृति होती है प्रबल संक्षारक की होती है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, या फिर स्किन पे किसी प्रकार से ना लगना चाहिए। अतः हम लोग इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन पे, इस स्लाइड में हम लोग, इसीलिए मैंने इसको रिएक्टिविटी सीरीज को डाल दिया हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अम्ल क्षार लवण में भी बताया था, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि गोल्ड, कॉपर, जिंक और मरकरी को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या सर? सबसे कम वाला आगे, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। अब आपको जानना पड़ेगा कि इसमें चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम है, उससे कम कौन है। जो सबसे कम है वो आगे लगेगा, क्योंकि हमको बढ़ते हुए क्रम में करना है ना। सबसे कम कौन होता है? आपका सोना होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। आप यहाँ पर क्या लगाइएगा? मरकरी, सॉरी यहाँ पर क्या लगाइएगा? आपका गोल्ड लगाइएगा। इसके बाद आपका कौन होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अभिक्रियाशील श्रेणी आपको याद रखना पड़ेगा। अभिक्रियाशील आप देखिए यहाँ पर एक आपको याद रखने का आपको एक ट्रिक भी दिया हुआ है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज ए केयरलेस जेब्रा इंस्टीट्यूट ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। उसके अनुसार आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या हो गया, सबसे कौन है आपका? गोल्ड है, Au। उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? आपका सिल्वर। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धातु नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? लेड, Pb। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? टीन, Sn। इसमें
धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आपको ये अभिक्रिया से मिलती जाएगी। लेकिन इसमें आपका Hg का मिसिंग है, Hg का मिसिंग है, आपका इसमें से उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, Hg आएगा। Hg के बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉपर और जिंक में देखना है। कॉपर और जिंक में आप देखिए यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक है और आपका कॉपर नीचे है, तो आपका कौन अधिक अभिक्रियाशील हो गया, आपका जिंक अधिक अभिक्रियाशील हो गया, कॉपर कम हो गया। आपका इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जिंक। अब इसको इस तरह करके सजा देना है। अब आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। अब आप देखिए AuHg, AuHg CuZn, ये हम लोग का ऑप्शन 4 हो गया। ये ऑप्शन आपका तीनों होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इस स्लाइड को कंप्लीट किया जिसमें 35 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा अगले स्लाइड में, बाकी जो चैप्टर के जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं विद टोटल डिटेल्स के साथ, अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करने के साथ आपको मैं अगले क्वेश्चन के साथ और अगले स्लाइड के साथ मिलूंगा। तो ये हम लोगों ने इस पूरे स्लाइड को कंप्लीट किया 35 क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग अगला जो पार्ट 2 लेकर आऊँगा, धातु पे पार्ट 2 पे लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग उस चैप्टर के छूटे हुए क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप लोगों का एक कंप्लीट वीडियो मिल जाए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले पार्ट में, ब्रह्मास्त्र का अगला पार्ट लेकर। तो फिर मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।